हाँ रे करो ट्राई, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। द मास डेंसिटी ऑफ ए प्लेनेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर वेरीज विद द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज रो इक्वल टू, ये रो क्या दिया है, द्रव्यमान घनत्व दिया है। क्या दिया है? द्रव्यमान घनत्व। मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो फटाफट देखिए। मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब कह रहा है कि ये एक प्लेनेट की मास डेंसिटी वेरी कर रही है, दिख रहा होगा ना, सेंटर से आर डिस्टेंस पे अलग अलग है। इसका मतलब मास सब जगह सेम नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कुछ फंक्शन ऐसा करा है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो बेसिव नहीं दिख रहा। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती, तो आप क्या बोलते? मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है। अब कह रहा है कि देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, कहीं पे तो गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी, तो कहां पे आपका ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, कैसे करोगे? सबसे पहला काम, ग्रेविटी फील्ड का फॉर्मूला लाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन को डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर जीरो करना, मैक्सिमम मिनिमम ये तो होता है। तो कैसे लेके आओगे बताओ? सबसे पहला काम, सर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है आपकी जी एम डिवाइड में आर स्क्वायर, यही हुआ ना। आर क्या है? मान लो आपके पास में स्पेयर है इस जगह पे, यहां पे, तो इसका मास कितना वो आपने बोला एम, बस मुझे वो मास कैलकुलेट करना है। इस मास को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहीं पे ले लेता हूं, आर डिस्टेंस पे ये गोला इतना था, ऐसे था मान लो आप, है ना। इसकी रेडियस कैपिटल आर, जो भी आप ले रहे हो कैपिटल आर ही बोला, देखो ना, तो इसकी रेडियस कैपिटल आर, और बीच में यहां पे कहीं पे बोला कि स्मॉल आर जैसे बढ़ेगा वैसे रो चेंज हो रहा है, तो मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्पेयर ले लिया है ना, एक अल्पांश गोला ले लिया, कितनी थिकनेस का, कितनी मोटाई का, डी आर मोटाई का ना। तो इसका मास कैसे निकालोगे, इस गोले का, डी एम, डीएम, डीएम आएगा तभी तो उसका इंटीग्रेशन का एम लाओगे। ये क्वेश्चन समाकलन का है, इंटीग्रेशन का 2020 में आया हुआ है। डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां डेंसिटी कितनी है, आर डिस्टेंस पे, इसका वॉल्यूम कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दे, रो को पटको वहां से ला के देंगे, रो नोट 1 - स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। डीवी, इस गोले का जो एलिमेंट है इसका डीवी, बोलो इसका डीवी कैसे निकालोगे? इस छोटे से गोलीय अल्पांश का इस स्पेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम, आयतन कैसे लिखोगे बोलो? 4 πr² इंटू डी आर, है ना। एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लो भाई, एरिया को, क्षेत्रफल को थिकनेस मतलब मोटाई से मल्टीप्लाई करो, इधर साइड में लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका आ गया डीएम। डीएम एम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, करो भाई इंटीग्रेशन देखिए, तो टोटल मास हमारे पास हो जाएगा, इस पे नहीं चलेगा भाई, इधर ही करना पड़ेगा इसका मतलब। हाँ भाई करो इंटीग्रेशन, देखिए कैसे करोगे। तो टोटल मास हो गया सर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्मॉल आर तक, जहाँ तक भी हम जा रहे हैं हमें तो वहीं कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा सर रो नोट, 4 पाई को मैं इधर रख देता हूँ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो गया सर आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 डिवाइड में कैपिटल आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, डी आर, सही है। 4 पाई रो नोट तो ऐसे कैसे बाहर आ गया, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³ / 3, आर की पावर 4 का 5/5, बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? ठीक है, लिमिट पुट कर देना 0 से r, तो ऐसा कैसा रहेगा, ये आपके पास में मास आ गया भाई, कहाँ कहाँ पे, आर डिस्टेंस तक, जहाँ भी तुम जा रहे हो यहाँ तक का मास आ गया, यहाँ तक का मास, यहाँ तक का मास, क्लियर है। इसको वहाँ पुट करो भाई, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई सर हमारे पास जी एम, एम केवल रख रहा हूँ मैं,
4 पाई रो नोट। आर स्क्वायर का डायरेक्ट डिवाइड भी कर रहा हूँ मैं, 7 के साथ आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा बोलो, r/3 माइनस आर की पावर क्यूब अपॉन 5r²। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब अपने को बोला गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओ सॉरी ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी आ गई है, अलग अलग डिस्टेंस पे इतनी इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता है ना गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। ये मैक्सिमम कहाँ होगी? मैक्सिमम देख लो भाई, इसकी मैक्सिमम बढ़ रही है घट रही है ऐसे कुछ हो रही होगी। तो मैक्सिमा के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए di/dr बराबर क्या कर लो, 0। डिफरेंशिएट इसका तो करूंगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे पड़ा रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करो फटाफट, देखिए 1/3 माइनस 3r² डिवाइड में 5r²। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ से बराबर 0 किया तो ये आ गया सर हमारे पास 3r² इक्वल्स टू 1/3। सही है, हमें r कैलकुलेट करना है। तो r² इक्वल कितना हो गया, 5/9 कैपिटल, सॉरी r² ऊपर जाएगा, ये r² हो गया। तो आंसर क्या आ गया, √5/9r। दिख रहा होगा ना, टिक नहीं लगा पा रहा मैं, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई। थोड़ा वापस इधर खींच लेते हैं। तो ये बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन बनाया गया, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन। इसमें सारी अप्रोच आ गई कि सर वेरिएबल चीज़ें हम कैसे अप्रोच करते हैं। वेरिएबल चीज़ों के लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंस, मैक्सिमा, मिनिमा। मैं बार बार मैक्सिमा मिनिमा चूकता ही नहीं है एग्जाम में, मोस्टली बनाने की कोशिश करेगा। 3 या 4 टॉपिक तो उसके दिमाग में हमेशा रहेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे क्वेश्चन हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमेशा लाने की कोशिश करेगा। सर्कुलर मोशन, सेंटीमीटर फोर्स, ये हमेशा पेपर में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, देखना कि उसके दिमाग में ये चीज़ चलती है, वो देगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन, इसको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है भाई, है ना, इसको सोल्व नहीं करना। 11th क्लास वाले बच्चे को सोल्व करना पड़ेगा, 12th क्लास वाला बच्चा सोल्व नहीं करेगा इसको, है ना। क्या बोला है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, ये यहाँ पे दिया हुआ है ax/in दिया है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x टेकिंग इट्स वैल्यू वगैरह दिया है ना। पहली बात तो ये देखो क्या बोला है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से, एक रिंग की वजह से, ध्यान रखना किसकी वजह से, ये रिंग की वजह से। क्वेश्चन में थोड़ा कट गया, एक मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका रिंग है भाई, ऐसे है ना, रिंग जानते हो ना, उसके ऊपर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, उसकी वजह से आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा कुछ दे रखा है। क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन का पता तो करना पड़ेगा ना। बाकी आप चाहो तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसका पोटेंशियल निकालना है, तो कोई वजह से रिंग नहीं दिया तो भी आपको पता करना पड़ेगा रिंग की वजह से होता है ऐसा, अगर किसी को पता हो तो। नहीं दिया तो आपको सबको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब फील्ड में और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता होगा, अगर किसी को याद हो तो। फील्ड में और पोटेंशियल में ना, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ ले रहा हूँ। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी वजह से ही आपको उसी एक्सिस पे, उसी एक डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और बोला गया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 लेके चलना है। मानते ही हम तो, सीधी सी बात है ना, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा और विभव पोटेंशियल दोनों को इन्फिनिटी कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। क्या अप्रोच रहेगी आपकी, बोलो फटाफट देखिए, क्या अप्रोच रहेगी, जल्दी बोलो फटाफट देखिए। मैं इधर से इसको मिटा लेता हूँ भाई, देखिए जल्दी सोचो फटाफट देखिए, सोचो फटाफट देखिए जल्दी से, शायद ये स्लाइड कट जाएगा क्या, इधर देखिए, हाँ भाई बोलो फटाफट कैसे करोगे देखिए। सबसे पहला काम, मुझे इतना पता है कि V इक्वल्स टू होता है माइनस का E/dr, ये होता है क्या, इंटेंसिटी को मैं EI कुछ भी मान सकता हूँ ना, सही, यही कैलकुलेट करना है आपको। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से x की डिस्टेंस पे, यही तो बोला है। E की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ax/x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, dx। dr है तो dx, ये लो भाई, इसको सोल्व करना। दूसरी बात,
एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती थी, है ना, 12th क्लास में थोड़ा ध्यान से देखना, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती थी, यूनिफॉर्मली चार्ज। मैं उससे कंपेयर करूं और मैं खुद ही करूं, ग्रेविटेशन आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर कंप्लीट आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट आपका। इससे एक डिस्टेंस पे अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि इस पे चार्ज होता था, मान लो क्यू, के क्यू एक्स डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कुछ याद आया? आर की जगह ए मान रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी रेडियस हम ए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ये ऐसा कैसा, तो ए ये रहा के क्यू ए है। मैं आ जाता हूँ, मेरे पास एक रिंग है जिसका मास कैपिटल एम है, के की जगह जी आ जाएगा, एम की क्यू की जगह एम आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया जी एम एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस फर्क ये कि सर माइनस में आएगा, फर्क ये कि माइनस में आएगा ना, माइनस का मतलब डायरेक्शन, इसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ और उसमें अंदर की तरफ रहेगा। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें सर, ठीक है। इसका पोटेंशियल कैसे निकालते थे? यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, सर आप कहीं पे भी लो, ये चार्ज है तो डिस्टेंस सबसे क्या रहेगी? बराबर। बस ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरा कंप्लीट क्यू। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना आता था? इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल आता था अपने पास यहाँ पे V इक्वल्स टू के क्यू, टोटल क्यू हो गया ना, पूरा मिला गया ना, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, डिस्टेंस कितनी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यही आपका आंसर था। तो यहाँ पे देख लो आंसर क्या आएगा, के क्यू को मैंने क्या माना? ए, के क्यू तो कॉन्स्टेंट हुआ ना, तो के क्यू की जगह हो गया सर जी एम माइनस का जी एम। एक्स देखो सर आया नहीं, एस से कैसे उठा के वापस रख दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर नहीं था अपने पास, ए था, सेम थिंग है ना सर, यही आपका आंसर है। बस इसकी जगह ए पुट कर देना सर, आपने कहा है वहाँ ए है, तो कौन सा ऑप्शन देखना, और मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, है ना, मैग्नीट्यूड देखो साहब बोला है मैग्नीट्यूड, जबकि ग्रेविटी पोटेंशियल नेगेटिव में होता है ना, क्योंकि इसकी नेचुरल अट्रैक्टिव होती है। कौन सा ऑप्शन? यार बोलो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, खत्म, ये लो, क्लियर है। तो इसमें पेन नहीं चलाना, ये आपको 12th क्लास से मेमोराइज कर लेना है। हाँ सर, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ी थी, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें आता है, और टॉपिक खत्म है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2020 का है भाई, पढ़ लो क्वेश्चन को भाई। ये जब आपका फाउंडेशन लगा था 11th क्लास वाले, 12th क्लास वाले जो भी, वो एक क्वेश्चन मैंने दिया था उस टाइम, ठीक है। कंसिडर टू सॉलिड स्पेयर्स ऑफ रेडाई R1 इक्वल्स टू 1 मीटर। आपके पास में दो ठोस गोले हैं, एक की रेडियस कितनी है भाई? R1, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 मीटर दे रखी है आपको, और दूसरा कितना है? 2 मीटर, इसकी रेडियस है आपकी 2 मीटर, ये हो गया R2। उसके बाद क्या बोला? एंड मासेस M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। द ग्रेविटी फील्ड ड्यू टू स्पेयर 1 एंड 2 आर शोवन द वैल्यू ऑफ M1 बाई M2। M1 बाई M2 का मतलब कैपिटल M1 बाई M2 है ना, इनके मासों की बात कराएं, वो स्मॉल m का ये मतलब वो मीटर है, मीटर नहीं, कैपिटल M1 बाई M2 का मतलब इनके मासेज का रेशियो बताना है। और नीचे कुछ ग्राफ भी दिया है ग्रेविटी फील्ड का। ग्रेविटी फील्ड कहाँ दिया है सर? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 मीटर, अच्छा 1 मीटर, 2 मीटर, हाँ सर, अंदर तो बढ़ता है और बाहर घटता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट है कि इससे थोड़ी कुछ और चीज़ें बना हुआ आप, कि जब हमारे पास में सॉलिड गोला होता था तो अंदर की तरफ जो ईजी है, ध्यान रखना इनसाइड के लिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल आर डिवाइड का कैपिटल आर क्यूब, क्लियर है क्या? सरफेस पे, सतह पे ईजी सरफेस होता था जी एम बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट अपना। ठोस गोले के लिए ऐसा होगा, खोखले गोले के अंदर ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी 0। कंडक्ट उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा अलग केस, ठोस गोला है लेकिन कंडक्टर रहेगी, इंसुलेटर है, चालक रहेगी,
कुचालक है। ठोस है, कंडक्टर है, अंदर जीरो ही आएगा। ठोस है, इंसुलेटर है, सेम फॉर्मूला आएगा, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। अरे बातें समझ में आ रही ना? अब हम यहीं से पॉइंट उठाएंगे, यहीं से सबसे बेस्ट ये इस ग्राफ को क्यों देखे भाई, जब इसकी वैल्यू दो, सरपेस पे ई की वैल्यू कितनी 3, तो आपने पहले वाले गोले के लिए लिखा इसकी वैल्यू 2 है, जी एम अपॉन रेडियस कितना है 1 मीटर इसका स्क्वायर, m1 मास था। दूसरे वाले के देखो सरपेस पे रेडियस 2 मीटर है ना, सरपेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे मुंह से निकला ग्रेविटेशनल फील्ड 3 है, क्या लिखोगे जी m2 बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है? जी से जी को कैंसिल करो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4m1 बाई m2। क्लियर है क्या? तो m1 बाई m2 कितना आ गया बोल दो फटाफट। m1 बाई m2 हो गया आपका 1/6, सही है क्या? 1/6, यही आपका आंसर है। क्लियर यहाँ तक? सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफिकल अप्रोच है, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद दिला रहा है कि इनको थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज करके आओ, ज़्यादा नहीं, सटीक चीज़ें पढ़ो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर आइडिया लगाएंगे कौन से टॉपिक पे क्या है। देखिए यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है क्या, आगे से स्टार्ट है। फिगर शोज इलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी। ए बी सी डी एक इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ है भाई, है ना। अराउंड द सन एस सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए, इसका एरिया है 1/4 द एरिया ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के टोटल एरिया का 1/4 है। किसी को इलिप्स का एरिया आता है, किसी को नहीं आता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है। अरे ये तो होगा ना भाई, मान लो किसी ने बायो वाले का है तो इलिप्स का इलिप्स का एरिया नहीं आता है मेरे को, कोई बात नहीं, इलिप्स का एरिया हम कुछ भी जो भी है मैंने मान, लेकिन ये बोला है कि टोटल एरिया का 1/4 है। इलिप्स का एरिया कोई बताना चाहेगा? पाई ए बी है ना, पाई मेजर आपकी सेमी एक्सिस और माइनर सेमी एक्सिस है ना, दोनों का मल्टीप्लाई विद डी बी एज द सेमी मेजर एक्सिस। डी बी ये है एंड सी ए इज सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये मेजर वाली सेमी एक्सिस हो गई। इफ T1 इज द टाइम टेकन फॉर प्लेनेट टू गो ओवर पाथ ABC, ABC तक जाने में उसको टाइम लग रहा T1, फॉर पाथ टेकन ओवर CDA कितना टाइम लगेगा। इन दोनों में ये T2 था, ये T1 था, तो कौन सा ऑप्शन सही है बोलो फटाफट, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, है ना। सोच लो फटाफट, देखिए करो करो ट्राई करो फटाफट, देखिए करो कोशिश, फिर मैं करवाता हूँ। देखिए सोच पा रहे हो तो पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, देखिए जल्दी करो फास्ट, देखिए हो गया नहीं बेटा। देखो सर यहाँ पे T1 T2 टाइम जो लगता है ना वो एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है ना, ये था मतलब केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है ना, प्लेनेटरी मोशन का, ग्रहों की गति का केपलर का नियम। केपलर ने कहा था कि सन और प्लेनेट को मिलाने वाली जो लाइन है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करती है, यही था ना, स्वीप आउट करती है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे T1 T2 कर दो, एरिया बराबर नहीं है। ये वाला एरिया देखना ना, ये वाला एरिया मतलब ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, इसके इधर वाला इसके उधर वाला। क्लियर यहाँ तक? मैं अगर इलिप्स का एरिया एस मानता हूँ, एस का मतलब सन, तो एरिया ए माना ना। कोई बच्चा कहे सर एस का मतलब सन होता है, आधे बच्चों का तो सिंबल का भी मामला गड़बड़ रहता है भाई। तो मैं एरिया ए मान रहा हूँ, टोटल एरिया कितना है आपका ए है, टोटल एरिया कितना है ए है। क्लियर है? टोटल एरिया मैंने ए माना भाई, ये आधा एरिया A/2 हो जाएगा क्या, A/2 प्लस A/4। नहीं सुना मैंने कहा पूरा एरिया ए है, ये एरिया A/2 है, ये बोला है 1/4 A/4। तो इधर वाले के लिए एरिया जिसके लिए टाइम कितना लगा T1 था ना, ABC, हाँ
तो T1 वाले के लिए एरिया जो आया वो आया S/2 प्लस S/4। क्या सही लिखा गया मैंने? अरे सही है ना, मतलब 3S/4 हो गया क्या? इस वाले के लिए एरिया देखो, S/2 में से S/4 घटा दो, ये रहा पूरा आधा एरिया S/2, उसमें से ये वाला एरिया ट्राइंगल का घटा दो आप। तो सर T2 टाइम के लिए अपने को एरिया मिलेगा S/2 माइनस S/4, मतलब कितना? S/4। और जो टाइम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया कवर्ड। सही है क्या? तो हम यहाँ लिख पाएंगे T1/T2 इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल आएगा तो कॉन्स्टेंट बट चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3S/4 और डिवाइड में S/4। तो कौन सा ऑप्शन भाई? T1 की वैल्यू 3T2 के बराबर आएगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरह हैंडल करना था। ये अपना हो गया सेकंड लो, है ना, एरियल स्पीड वाला, L/2m dA/dt। एरियल स्पीड इक्वल टू L/2m। एरियल स्पीड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है? कांस्टेंट। कोणीय संवेग नियत रहेगा इस प्रोसेस में ना। वो जेईई मेंस के थे, अब सारे क्वेश्चन एडवांस वाले हैं, बेसिक वाले आराम से हो जाएंगे। हाँ भाई देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू सैटेलाइट्स P and Q are moving in different circular orbits around the earth. Heights of P and Q from the earth surface are HP and HQ respectively. जहां पे HP की वैल्यू R/3 है and the acceleration of P and Q due to earth gravity are GP and GQ। और GP की वैल्यू GQ बराबर ऐसे कुछ दिया, तो बताओ HQ कितना आएगा। मतलब मैं थोड़ा मोटा में समझा दूं, कह रहा है कि दो सेटेलाइट, एक P और Q है, अर्थ के चारों चक्कर लगा रहे हैं, एक लगा रहा है इतनी हाइट पे, एक लगा रहा है इतनी हाइट पे, ये कैलकुलेट करनी है। और वो जहां पे वो चक्कर लगा रहे हैं ना, वहां पे अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी है उनका जो रेशियो है ना वो 36/25 है। 36/25 है। तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया होगा ना। बताओ कैसे? देखे, आपने लिखा सबसे पहले GP, इधर लिखा यहाँ पे क्या? GQ। सही है। उसके बाद आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओ क्या भाई, क्या आएगा? G डिवाइड में R प्लस एच पी का होल स्क्वायर डिवाइड में Q पे कितना? अर्थ के सरफेस का R प्लस HQ का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा मैं कैसे लिख रहा हूं? अरे सही लिख रहा हूं ना। किसी भी हाइट पे जाते हैं तो एक्सीलरेशन सरफेस का इतना टाइम्स हो जाता है, ये तो पढ़ा है। अरे हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू घटती है, तो फॉर्मूला G इक्वल टू G/R प्लस एच का होल स्क्वायर है। वो मत लगा देना Gm/r², मास नहीं दिया हुआ है ना अर्थ का, वो काटोगे वैसे वही बात है सेम। आप कैसे लिखो Gm/r, वो तो वैसे वही आएगा। समझ में आ गया ना? मास अर्थ का वो तो वैसे भी कटेगा, तो Gm/r प्लस एच का उसका Gm वो तो वैसे भी कटेगा ना। मतलब ये रेशियो उल्टा पड़ा भाई आपका, R प्लस HQ/R प्लस HP का होल स्क्वायर। GP/GQ कितना दिया? 36/25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे, वर्गमूल 6/5। R प्लस HQ कितना दिया है? R/3। R/3 ये कितना है? R प्लस HP। R प्लस R/3 4R/3, 4R/3। ये कितना हो गया? R प्लस HP। अब इसको सोल्व कर लो और तो क्या है। हाँ भाई कितना है देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से कट करें, ये 3, यहाँ पे ये 2, इधर गया ये 9, ये डिवाइड में हुआ 10, R/R प्लस HP। सही है। और भी कुछ चीज़ें हो रही तो अब इसको लिख लो इधर, 9R प्लस 9HP इक्वल्स टू 10R। सही है। यहाँ से हुआ R, तो HP की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9 टाइम्स ऑफ R। अरे सही है क्या? गलत लिख दिया क्या? ये उधर जाएगा, कितना बचेगा? 1R, और HP की वैल्यू R/9। अच्छा मैंने गड़बड़ रख दी भाई वैल्यू, है ना। चलो भाई फिर दोबारा करो, और तो क्या करें। आंसर मैच भी नहीं खाया, अगर आंसर मैच खाया तो गया, फिर दोबारा कौन चेक करने आता है ना। अब दोबारा चेक कर सकते थे, ऐसा आंसर नहीं मिला, कहाँ गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को उठाओ, यहाँ पुट करो, आंसर आ गया क्या आप लोगों के?
आ गया तो बता दो फटाफट। एच क्यू कैलकुलेट करना था, एच पी की वैल्यू R/3, तो ये हो गया सर R प्लस एच क्यू, और ये कितना हो गया 4R/3, सही है क्या? यहाँ पे 6 ये ध्यान रखना, 6 से 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ से कट करूँगा 2 लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो भाई क्या है, ये इधर जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8R, सही है। इसको इधर कर लो 5R प्लस 5HQ, अब तो कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ क्या? ठीक है, तो ये कितना हो गया 3R इक्वल्स टू 5HQ, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 3/5R। अब तो कोई ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर, ठीक है। तो अब हम ये नहीं पूछ सकते सर एडवांस के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, एडवांस में जेईएमएस के खूब क्वेश्चन आ रखे हैं, अभी मैं दिखा दूँ कुछ होंगे, बाकी मैं लाया नहीं, मैंने कहा फिर करवाने से क्या मतलब है। जेईएमएस के जब क्वेश्चन कर लिए 2025 वगैरह, वो क्वेश्चन आ रखे हैं एडवांस के जेईएमएस में, जेईएमएस के एडवांस में। एडवांस का मतलब ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन ऊपर से जाएंगे, कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आपके किए हुए रहेंगे एज इट ऐसे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए स्पेरिकल सिमेट्रिकल, आगे क्वेश्चन है तो नहीं ना, ए सिमेट्रिकल स्पेरिकल सिमेट्रिकल ग्रेविटी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज ए मास डेंसिटी। कह रहा है कि गोला है वो सिमेट्रिकल है, ग्रेविटेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज ए मास डेंसिटी, उनकी मास डेंसिटी, उनका द्रव्यमान घनत्व कुछ इस तरह दे रखा है, बाहर जाने पे कोई मास है नहीं, अंदर मास कांस्टेंट है, रो नोट आ गया ना, रो नोट कोई नंबर होगा, तो कांस्टेंट है तो हम एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं ना, और सॉलिड स्फीयर के अंदर मास डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका डेंसिटी क्या होगी कांस्टेंट रहेगा ना। वे रो नोट इज ए कांस्टेंट, ए टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब आपने क्या बनाया कि सर हमारे पास ये रहे पार्टिकल्स, इनसे मिलके हमारा एक सिमेट्रिकल सॉलिड स्फीयर बन गया। अब इसके चारों तरफ कोई एक टेस्ट मास, वहां पे तो हम टेस्ट चार्ज बोलते थे, टेस्ट मास के टेस्टिंग के लिए वो इसके चारों चक्कर लगा रहा है, इट्स स्पीड v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r0 इनफाइनाइट दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनके चार चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने की टेंडेंसी देख लो भाई कहाँ का है, r पे भी है, r से बाहर भी है। कैपिलर क्या है आपका, कैपिलर यहाँ पे रेडियस के हिसाब से दिखाया गया है, मतलब यहाँ रेडियस कैपिलर है, और पॉइंट स्मॉल r यहाँ पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, सर पे भी हो सकता है, बातें समझ में आ रही होगी ना। वो जो आपका पार्टिकल जो टेस्ट मास है वो यहाँ भी चक्कर लगा सकता है, यहाँ भी लगा सकता है, चलिए यहाँ तक। हम सबसे पहले अंदर की बात करते हैं, अंदर जो वो चक्कर लगाएगा तो उस पर फोर्स कैसे काम करेगा, आप बना दो उसको यहाँ चक्कर लगाते हुए आर डिस्टेंस पे। सर जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है आप डेराइव मत करो फॉर्मूला, जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो आप फॉर्मूला डेराइव मत करो, आपने याद कर रखा है। अंदर जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, अंदर आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, या जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में आर क्यूब। क्लियर है, ये होता है जब आपकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और ये बढ़ते बढ़ते सरफेस में मैक्सिमम हो जाएगी जी की वैल्यू। बाहर के लिए ये हो गया, इनसाइड के लिए ना, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए सर आई इंटेंसिटी या जी की वैल्यू जाएगी जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये आपका अगर जी है तो इसके साथ इस बॉडी का मास मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, फोर्स ही बनेगा ना, और वही फोर्स क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, मतलब आपके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो मैं क्या करूँ, इसको इसके मास से मल्टीप्लाई किया और वो अंदर की तरफ इसको खींचेगा, तो आपने क्या लिखा, इसको एम से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या लिखा, एम वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर, एम वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर पे चक्कर लगाएगा वो, तो आपने सीधा इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम उसका मास इनटू आर डिवाइड में आर क्यूब। मुझे लग रहा है चीज़ समझ में आ रही होगी, ध्यान रखना, क्लियरिटी है ना। फिर हम देखा एम से एम कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया सर जी एम आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली पहुंचोगे किसके, स्मॉल आर के। यहाँ चक्कर लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है,
थोड़ा सा फिल्टर करेंगे क्वेश्चन को, देखें कहीं पे ऑप्शन मिल जाए। एक तो ये मिल रहा है, एक थर्ड भी मिल रहा है ना। तो अभी थोड़ा सा रुकना और है ना, अभी जल्दीबाजी नहीं करनी। दो में से एक ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन मेज खा गए आपके। बाहर के लिए देखो फटाफट देंगे, बाहर के लिए इसको m से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, उसका रूट लगेगा। मतलब बाहर के लिए वेलोसिटी कितनी आ रही है, अरे यार ना मैं दिमाग में कर लिया, तुम भी कर पा रहे हो क्या। इसको m से मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स बन जाएगा। वो फोर्स ही क्या प्रोवाइड करवाएगा, आवश्यक विकेंद्रीय बल, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल। उसको क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को तो एम वी स्क्वायर बाय आर देखना है। एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, एक आर बचा, उधर क्या है, वी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। मतलब अंदर के लिए तो वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और बाहर के लिए डिक्रीज होते हुए, आर बढ़ेगा तो वी घटेगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ठीक है भाई, है ना। कुछ को तो मजा आ रहा होगा, कुछ है ना ऐसे जब क्या ले रही है आराम से बढ़िया तरीके से, नींद आ रही बढ़िया शानदार वाली, क्लास में भी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, है ना, वाह बहुत बढ़िया। एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन अबोव द अर्थ एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। एक आपका स्पेस स्टेशन है, अर्थ के साथ चक्कर लगा रहा है, सेटेलाइट मान लो, अर्थ से ऊपर कहीं चक्कर लगा रहा है, वो वेटलेसनेस को फील करता है, ये बात सही है ना। और वेटलेसनेस को फील करेगा। सेटेलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल, क्योंकि सेटेलाइट पे भी नेट फोर्स जीरो होता है, और उसमें बैठे हुए पैसेंजर के ऊपर नॉर्मल फोर्स जीरो होता है। ये वेटलेस के अंदर मैंने सीधी लाइन लिखवा रही है कि वेटलेसनेस का सबसे मेन कारण क्या है, अगर कोई पैसेंजर या कोई भी सेटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर नॉर्मल फोर्स जीरो लगेगा, क्योंकि सेटेलाइट पे भी, सेटेलाइट को भी ग्रेविटी खींच रही होगी, और उस बॉडी को भी खींच रही होगी, लेकिन उस बॉडी पे स्यूडो फोर्स भी लग रहा होगा, उस सेटेलाइट पे भी लग रहा होगा। मतलब नेट फोर्स कितना रहता है, जीरो। और उस बॉडी, वो बॉडी है ना उस सेटेलाइट से कॉन्टेक्ट में रहेगी नहीं, मतलब बॉडी उससे स्पेस स्टेशन के अंदर तैरती रहेगी। तो फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब वेटलेस। पहला जो आपका स्टेटमेंट वो तो सही लग रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। सेटेलाइट ही हो गया वो तो, ऑब्जेक्ट को मत देखो, इसको सेटेलाइट ही कहते हैं। कोई भी एक छोटी बॉडी किसी बड़ी बॉडी के साथ घूमती है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सेटेलाइट। और सेटेलाइट हमेशा फ्री फॉल की कंडीशन में होती है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। उसका एपरेंट वेट, एपरेंट जो वेट है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जितना फोर्स इधर की तरफ, उतना फोर्स बाहर की तरफ, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फ्री फॉल कंडीशन ऐसा मैंने कहा कि उसी सेटेलाइट के अंदर कोई चीज़ बैठी हुई है, वो भी फ्री फॉल या वेटलेस कंडीशन में होगी। तो इसी की कंडीशन ये बताई कि वो स्टेशन है, बॉडी घूम रही है, तो वो भी सेटेलाइट की बात करें, भी सेटेलाइट का। तो ये सही, इसका सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है भाई। तो यहाँ दो ऑप्शन है, बाकी और लिखे हुए थे, दो में कहीं आंसर मिल जाएगा, पढ़ लो भाई, सीधी सी बात है। दो ऑप्शन मैंने देख लिया, मैंने कहा क्या नाम से आगे जगह गिरेगी। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, यही सही आंसर आपका है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट इज सेकंड ट्रू, सेकंड इज नॉट, एक्सप्लेनेशन है उसका, बता रहा है कि वो फ्री फॉल या वेटलेस क्यों है। फ्री फॉल की कंडीशन को हम वेटलेसनेस की गिनती में काउंट करते हैं। क्लियर है। तो ये भी भाई एडवांस का था, 2000 का बेसिक क्वेश्चन था। तो अब ये नीट में भी आ जाए, बस सीधी बेसिक क्वेश्चन है ऐसे रीजनिंग का। आगे देखो भाई क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको फटाफट, मैं तब तक इधर इरेज करता हूँ। या दूसरी स्लाइड आ जाएगी क्या यहाँ से स्विच करने से, ये तो वहाँ से स्लाइड उठ के आएगी भाई। ये देखो, यही सही है, अपने तो खाली देगा, यहीं कर लो, उसको पढ़ो फटाफट देखिए तुम लोग, पढ़ो फटाफट देखिए, मैं तब इसको इरेज कर लेता हूँ आराम से। कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करो भाई फटाफट देखिए, पढ़ लो फटाफट देखिए। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आए, अप्रोच तो बाद में करेंगे क्वेश्चन को। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, किस टॉपिक पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन। पढ़ लिया, आया समझ में, बोलो फटाफट है।
क्या समझ में आया क्या? नहीं आया? देखो, ए बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ए एंड बी। बाइनरी सिस्टम किसे कहते हैं? दो स्टार होंगे जो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ना। अब दो आपके स्टार्स को कैसे चक्कर लगाते हैं? अपने सेंट्रोमास के अबाउट चक्कर लगाएंगे। अगर दोनों का मास सेम है तो उनका सेंट्रोमास मिड में रहेगा, और अगर दोनों के मास अलग अलग है तो सेंट्रोमास है द्रव्यमान केंद्र कितने की तरफ शिफ्ट होता है? भारी वाले की तरफ। तो बाइनरी स्टार है, एक का मास 2.2 ms है, ms पता नहीं क्या है। बी जो मास है वो 11 ms है, ms है सन का मास, सूर्य के द्रव्यमान का 2.2 गुना और 11 टाइम्स है। समझ में आ गया यहाँ तक? सन के मास का। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड आर रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रोमास, और अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं। विच इज स्टेशनरी, सेंट्रोमास स्टेशनरी, सेंट्रोमास बदलना चाहिए। ऐसे कि आपके जो स्टार से ना आगे पीछे जाने, वो एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगाना, तो सेंट्रोमास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक ही जगह रहेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। सेंट्रोमास की लोकेशन हमेशा कोई फिक्स कब रहती है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, तो सेंट्रोमास की लोकेशन हमेशा फिक्स्ड रहती है ना। द रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बाइनरी स्टार टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी अबाउट द सेंट्रोमास। एक तो बी का एंगुलर मोमेंटम और एक टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करिए। मतलब आपको क्या लिखना है? एल टोटल और डिवाइड में एल बी, इसका रेशियो पूछा है, सही है क्या? तो यहां पे क्या है बताओ? अब टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? बोलो फटाफट। देखिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम रेशियो लेना है बस, एंगुलर मोमेंटम आगे तो फिर रेशियो भी ले लेंगे, इसमें क्या है? बताओ कैसे रेशियो लोगे? देखिए, सबसे पहला काम, मैं बाइनरी स्टार को थोड़ा समझाता हूँ कैसे। ये ऑर्बिट है आपका, ठीक है? इस ऑर्बिट के अंदर इनका जो सेंट्रोमास है, मैंने लिखा वहाँ पे, एक तो है 11 ms और एक कौन सा आपका 2.2 ms। क्लियर यहाँ तक? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, इसलिए मैं इसको थोड़ा ढंग से बता रहा हूँ, ढंग सुन लेना। 11 ms से 2 पॉइंट, मुझे लग रहा है सेंट्रोमास यहाँ कहीं रहेगा। 11 ms तो किसका है? बी का, और इसका किसका है? ये ए का। मैंने कहा ये डिस्टेंस आर बी है, ये डिस्टेंस आर ए है। मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करनी, टोटल डिस्टेंस कितनी दी थी? डी दी है ना, डी दी थी ना उसमें, ये देखो ना, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। मैं ये लोकेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे आती है लोकेशन कैलकुलेट करना, सेंट्रोमास की लोकेशन कैलकुलेट करना आती है ना। मास का रेशियो उनकी डिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं बता रहे भाई तुम तो। एम वी आर, तो टोटल का कितना हो जाएगा? एम ए वी ए, और फिर क्या लिख दिया? एम ए वी ए आर ए प्लस एम बी वी बी आर बी। सही लिखा गया? ये तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। बी का कितना हो जाएगा? एम बी वी बी आर बी। सही है क्या? अब डिवाइड कर रहा हूं मैं। डिवाइड करने पे क्या आया सर? एम ए वी ए आर ए डिवाइड में कितना आया? एम बी वी बी आर बी प्लस का 1 आ गया। सही है? अब लाना है अपने को, मास का रेशियो तो दिया है, गड़बड़ वी और आर की है। जब भी प्लेनेटरी मोशन होती है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। फिर से रिपीट करूं, जब भी आपकी प्लेनेटरी जो भी मोशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो डी तो देखा जाए तो या तो आप है ना आर ए आर बी की डिस्टेंस निकाल, लेकिन परेशान कौन करेगा? वी करेगा। परेशान कौन करेगा? वी करेगा। अभी आपने लिखा कि सर एम ए वी ए आर ए एम बी वी बी आर बी हो गया। एम वी आर को ही तो आपने सर एंगुलर मोमेंटम बोला था। क्या बोला था? एंगुलर मोमेंटम बोला था। इस वी और वी बी को कैसे निकालोगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या वी ए और वी बी की वैल्यू सेम रहेगी क्या? पहले मुझे ये बता दो,
क्या वी ए और वी बी की वैल्यू सेम रहेगी? क्या दोनों सेम स्पीड चक्कर लगाएंगे क्या? क्या ये दोनों सेम स्पीड चक्कर लगाएंगे क्या? बोल दो फटाफट देखिए। क्या ये दोनों सेम स्पीड चक्कर लगाएंगे क्या? ये रेशियो आ गया, अब कुछ नहीं बचा, बस इसको डिवाइड करना है। पहले मास का रेशियो तो आप खुद देख लो। मास का रेशियो तो कितना आ गया? एम ए कितना है? एम ए है 2.2 ms और एम बी कितना हो गया? 11 ms। मुझे फोकस इस पे करना है। आर ए आर बी में निकालूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। आर ए आर बी मुझे चाहिए इस वेलोसिटी का रेशियो। क्या चाहिए? इस वेलोसिटी का रेशियो। अब वेलोसिटी का रेशियो तो मुझे बता दो। और उसने ये भी बोला है कि जो सेंट्रोमास है ना वो फिक्स है। सेंट्रोमास क्या है? फिक्स है। अब सेंट्रोमास फिक्स होता है तो हम ये भी मानते हैं फिर तो सर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता होगा। मतलब वो इधर उधर दूर आसपास जाते नहीं होंगे, एक इधर जा रहा है, 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 एक इधर, मतलब उनकी लोकेशन फिक्स है। और सेंट्रोमास जो होता है ना वो हमेशा आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो सेंट्रोमास भी कांस्टेंट रहता है। अगर किसी ने पढ़ा हो कि सर हाँ सेंट्रोमास वाले कंसेप्ट ने पढ़ा था, अगर पहले जो आपका लीनियर मोमेंटम वही लीनियर मोमेंटम बाद में होना चाहिए, जो लीनियर मोमेंटम पहले रहेगा वही लीनियर मोमेंटम बाद में भी रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि एम ए वी ए इक्व टू क्या आया? एम बी वी बी। अरे ये हुआ ना, एम वन वी वन इक्व टू एम टू वी टू। मतलब सेंट्रोमास नहीं बदल रहा है, तो मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व रहा है, दोनों का बराबर किया आपने। तो मुझे यहाँ से ये बता दो कि एम ए वी ए एम बी वी बी है, तो वी ए बाई वी बी का रेशियो क्या आया? वी ए बाई वी बी का रेशियो क्या आया? क्योंकि मुझे परेशान वी ए वी बी तो कर रहा है। परेशान कौन कर रहा है? वी ए और वी बी कर रहा है। रेडियस का रेशियो अब ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले रेडियस का रेशियो मुझे बता दो फटाफट, रेडियस का रेशियो क्या आएगा? मतलब ये जो चक्कर लगा रहे तो ये डिस्टेंस सेंट्रोमास से डिस्टेंस कितनी आई? ये डिस्टेंस ये पता होना चाहिए कि आर ए बाई आर बी इक्वल होता है कितना? आर ए आर बी होता है आपका एम बी बाई एम ए। सही लिखा के मैंने बोलो? अरे ये होता है सेंट्रोमास में। एम बी कितना है? एम बी कितना है? 11 ms। और एम ए कितना है? 2.2 ms। ठीक है, ये कितना हो गया? अगर हम 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो कितनी बार गया ये? 5 आ गया क्या? 5 टाइम्स जाएगा क्या? तो ये आपका 5 हो गया। अरे सही लिखा ना मैंने? ठीक है। तो सर आपने यहाँ पे लिखा कि आर ए बाई आर बी पुट करोगे मान लो, और अभी मैंने कहा कि ये बराबर होता है, इसको कट किया। आर ए बाई आर बी का रेशियो कितना आ गया? इसको मैं पूरा कट कर लेता हूँ। कितना आ गया भाई? 5 + 1। टोटल आंसर कितना आया? 6। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। टोटल पहले आंसर चेक करो भाई, कहाँ है? 6 है ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम और बी का एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा है। एक और बाइनरी का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे बाइनरी थोड़ा क्लियर हो जाए। बाइनरी सिस्टम दो स्टार्स का सिस्टम होगा जिनके मास सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ग्रेविटी फील्ड के अंडर में सर्कुलर मोशन करेंगे और अपने सेंट्रोमास के अबाउट। सेंट्रोमास मिड में भी हो सकता है, सेंट्रोमास इधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इनके मास कैसे कैसे। पहले लिखा ये होता है सर, डिवाइड किया, ये चीज़ आ गई। अब मैंने कहा वहाँ साफ बोला है कि इनका सेंट्रोमास कांस्टेंट है, वो नहीं कर रहा। तो मैंने जैसे देखा कि तो फिर तो आपके मोमेंटम सेम हो गई। सेम हो गए तो परेशान कौन कर रहा है भाई? आर ए बाई आर बी। आर ए बाई आर बी अपने को टोटल डिस्टेंस डी दी थी, डी के टर्म में आता है, लेकिन हमें उससे इंटरेस्ट नहीं। अपने को पता है कि सेंट्रोमास का इस पार्टिकल से जो रेशियो होता है डिस्टेंस का, वो उनके मास के अपोजिट रेशियो में होता है ना। भारी होगा तो डिस्टेंस कम, हल्का होगा तो डिस्टेंस दूर रहेगी भाई। तो ये लिखा 5 5 + 1 6। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये खाली जगह शायद मैंने कैलकुलेशन रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, किसका है देखे, इसको पढ़ लो फटाफट देखे। हाँ भाई क्या आया? ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल प्लेनेट। एक गोलाकार उपग्रह है, स्पेरिकल प्लेनेट है, उसके सरफेस से एक बुलेट को आपने फायर किया v स्पीड से। ठीक है। व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लेनेट्स ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। मैंने कहा कि मान लो ये यहां पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये हाइट कितनी हो गई? h। यहां पे जो आपका एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है ना
वो सरफेस का कितना है 1/4, सही है क्या? 1/4 है तो इसका मतलब ये r के बराबर है, मतलब इसकी रेडियस r मान लो। सही सोच रहा हूँ क्या मैं? कैसे लिखा मैंने ये? जी डेश इक्वल टू होता है g/1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। अरे 4 तभी तो आएगा जब यहाँ नीचे 2 आएगा, तो h के लिए r होगी तभी 2 आएगा ना, तभी 4 बनेगा। इसका मतलब वो इतनी हाइट पे गया भाई, रेडियस के बराबर हाइट पे। अब आगे क्या बोला है? इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट इज वी एस्केप इक्वल टू v रूट n, देन द वैल्यू ऑफ n, ये दिया है भाई। चलो ठीक है, अब कैसे करोगे, क्या करना है बताओ? एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है और हाइट आपको बोला है, तो लाना क्या है, v की टर्म में लाना है। देखो ना v, पहले तो v का पता करो, v कितना रहेगा। पहले मैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लूँ। किसी भी प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर रूट 2gm/r, सही है क्या? या होता है रूट g/r, रूट 2g/r। मैं इसके टर्म में रख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसको लाना है किस टर्म में, v इंटू रूट n के टर्म में। v कौन है? बुलेट की स्पीड। बुलेट जब यहां से जाते थे वहां गई होगी, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, मतलब यहां लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ना, ये लगाएंगे ना। यहां से इसको फेंका होगा इस जगह, सुनना, यहां से फेंका होगा तो इसके पास करंट एनर्जी कितनी थी, हाफ एम इसका। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। जैसे वो एच हाइट पे चला गया, एच हाइट पे चला गया और वहां रुक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, वापस आ जाएगा। वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस का g/m/r प्लस आर की जगह 2r लिख दूँ। मुझे v चाहिए, v कितना आ रहा है ना, वही तो परेशान कर रहा है वहाँ पे। तो मैं पहले m को थ्रू आउट कैंसिल कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2gm/R, उधर ले जाके प्लस कर देता हूँ। ये माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया तो gm/r। समझ में आ रहा है ना कैसे करूँ मैं? तो यहाँ से v की वेलोसिटी कितनी आई, रूट gm/r। इसका मतलब सर आपने उसको इतनी वैल्यू से ऊपर फेंका होगा। सही किया कि मैंने? एक बार देखना ना, कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं। हाफ एम वी स्क्वायर सरफेस पे था, रेडियस वगैरह नहीं देखी अपन ने, मान ली वहाँ पे, माइनस का gm/R यहाँ हो गया। जैसे वो एच हाइट पे गया तो पोटेंशियल r प्लस आर 2r, सही है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ से कटा और 2 में से गया तो ये वेलोसिटी आ गई भाई। चलिए यहाँ तक। अब उसके बाद देखें भाई, अपने को लाना है रूट n की वैल्यू। कितनी लानी है, रूट n की वैल्यू। v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, है ना। तो जैसे आप रखोगे तो कितना आ गया, रूट gm/R, सही है। रूट n को भी अंदर ही भेज दो, ये आ गया। इसको इससे कंपेयर कर लो, अरे यही तो है ना, कंपेयर तो करना है अपने को, ये सेम है। तो सर कह रहा है कि n की वैल्यू 2 आ रही है, n की वैल्यू 2 आ रही है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया नहीं आया? एस की वेलोसिटी है, मैंने यहाँ चेक किया रूट जी एम आया, तो फिर इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ से 2, तो 2 बैठी है, सीधी सी बात है, तो 2 पुट कर लिया। मतलब एस के वेलोसिटी इसका रूट टू टाइम है ना। एस के वेलोसिटी इसका दिख रहा होगा, देखो इसका रूट टू टाइम्स है, तो इसका मतलब ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नीचे ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ पढ़ो, देख क्या है। टू बॉडीज ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर केप्ट फिक्स्ड विद ए सेपरेशन 12। इतनी जगह बचिएगा, हो जाएगा शायद। दो बॉडी है जिनके मास कितने हैं भाई, इसका भी कैपिटल एम है और इसका भी कैपिटल एम है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन। इधर करो चाहे नीचे की तरफ करो, बात एक ही होती है ना। इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया भाई मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस भी l है, ये डिस्टेंस भी l हो गई, और कुछ स्पीड वगैरह दिए क्या, कर दिया। द ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज g, द करेक्ट स्टेटमेंट।
बस ख़त्म, इतना सा बोला है और कुछ डेटा नहीं रहना चाहिए। सेंटर से क्या है, परपेंडिकुलर किया है। अब 4 ऑप्शन देखो भाई। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी टू बॉडी, है ना, उन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको ऊपर भेजेंगे। तो इतनी मिनिमम स्पीड दो, इतनी मिनिमम स्पीड दो कि वो एस्केप कर जाए। एस्केप बोले दो, प्लायन कर जाए, गायब हो जाए। लगा दो कंजर्वेशन, है ना। तो सबसे पहले मान लो कि v से फेंका उसको, तो इसके पास क्या रही, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। क्लियर है। और दोनों ने मिलके पोटेंशियल भी दी होगी, इन दोनों में से पोटेंशियल भी दे। तो इससे एल हाइट के ऊपर, ये इसके लिए हाइट ही मानी जाती है। आपको लगता है कि हम अर्थ पे ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे बैठे हैं, तुम यहाँ पे भी हो सकते हो, तुम यहाँ भी, यहाँ कहीं पे भी हो सकते हो, स्पेरिकल है। तो ये मेरे लिए तो सभी जगह हाइट ही होती है, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जहाँ से तुमने उस पार्टिकल को भेजा है ना, वो पहले वाले से कितनी डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे, मतलब एल हाइट पे दिख रहा होगा ऐसे ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस, ये बारीक बारीक गलतियाँ बार बार होती है भाई। पोटेंशियल जी को आप कितना करोगे, माइनस का जी कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम मान लो, और डिवाइड में कितना आएगा, एल। ये हुआ ना। रेडियस वेडियस तो कुछ दी नहीं थी अपने को, कहाँ दी भाई, देखो टू बॉडी ईच ओ मास केप्ट फिक्स्ड टू एल डिस्टेंस वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं अपने को ना, ये लिखा अपन ने। इसकी वजह से पोटेंशियल कितनी आएगी, सेम आएगी, माइनस का जी एम एम बाई एल। हो गई पूरी एनर्जी टोटल। अब ये जैसे ही जाएगा एस्केप कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा तो वहाँ टोटल जी जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट पोटेंशियल जी भी जीरो और काइनेटिक जीरो। अब इसको सोल्व कर लो, देख लो भाई क्या आंसर आ रहा है। तो सर हमारे पास वी स्क्वायर आ रहा है कितना, 4g कैपिटल एम बाई एल। सही है क्या। तो v की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइस ऑफ रूट जी एम बाई एल, ट्वाइस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द एनर्जी ऑफ द मास स्मॉल एम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये सही है क्या, बोलो एडवांस का है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। 2013 ए और सी तो गलत हो गया सीधा सीधा। क्या डी सही है क्या, द एनर्जी ऑफ मास स्मॉल एम रिमेन्स कांस्टेंट, क्या उसकी जो एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी मास एम की। जब वो यहाँ बैठा था, जब वो यहाँ बैठा था तो उसके पास पोटेंशियल थी ना, पोटेंशियल। उसको जैसे तुमने फेंका तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल लगातार कम होती जाएगी, और जैसे वो इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट चला गया ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी है। पहले तो पोटेंशियल थी, अब तो है ही नहीं, अब तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है क्या, कोई एनर्जी नहीं है उसके पास एनर्जी। अभी मतलब सर वो एनर्जी, वो इंटर एनर्जी अंदर डाल लेगा ऐसे, उसके पास इंटर नहीं है, वो इंटर एनर्जी तो बना हुआ है, मैंने कहीं से एनर्जी नहीं दी है, उसको आपने इनफाइनाइट भेज दिया, तो उसकी टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। हाँ ग्रेविटी के अंदर में कहीं होता, फ्री फॉल कर रहा है आपने फेंका, तो हम बोल सकते थे कि उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, फ्री फॉल में एनर्जी कंजर्व रहती है ना। लेकिन इनफाइनाइट पे चला गया तो इनफाइनाइट में उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो गई ना, ना तो चल रहा है ना आसपास में कोई फील्ड है, टोटल एनर्जी जीरो। जबकि यहाँ तो थी ना, यहाँ पड़ा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल तो फिर तो गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी वहाँ नहीं है, तो कांस्टेंट तो नहीं है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेज 3ms प्लस 6ms इज 9r, इज 9r। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो भाई, बाइनरी सिस्टम का है, मैंने अभी जस्ट बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन करवाया था, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, पढ़ो फटाफट देखिए। पढ़ो पढ़ो फटाफट देखिए। समझ में आया तो करो ट्राई, एडवांस का तो इसका मतलब नहीं कि बैठे बैठे देखो, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। एडवांस क्वेश्चन में इसलिए लाऊंगे, सिंपल है ये, जेमेंस लाइक क्वेश्चन है
है ना। बाकी तो आप पी वाई क्यू से करना, आपको पता लग जाएगा। कभी कभार मुझे पी वाई क्यू थोड़े जेई मेंस के ईजी लगते हैं, सॉरी एडवांस जेई मेंस के टफ लगते हैं, ईजी के एडवांस के ईजी लगते हैं। तो मैं जब भी 2020 के 19 के 18 के जेई मेंस क्वेश्चन देखता हूँ, वो मुझे एडवांस से थोड़ी बढ़िया क्वालिटी लगते हैं। और जेई एडवांस के कोई क्वेश्चन उठाता हूँ तो मैं कहता तो जेई मेंस लेवल का भी नहीं है, ये तो नीट के भी लेवल का नहीं है। क्योंकि वहाँ कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा होता है जो उनको रखना पड़ता है। तो वैसे अभी इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बाइनरी सिस्टम का है। कुछ बच्चों को लगता होगा सर बाइनरी सिस्टम सिलेबस में नहीं होता होगा, मैंने कहा फिर भी दे देते होंगे ना। बाइनरी सिस्टम मुझे क्या मतलब है, तो ग्रेविटी फील्ड का है ना, आपका अट्रैक्शन का जो भी कंसेप्ट लग रहा है, टाइम पीरियड वगैरह। तो यहाँ क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स ऑफ मासेज 3 ms एंड 6 ms इज 9 r। एक का मास आपका 3 ms और एक का मास कितना है 9 ms। ये 2 स्टार ले लिया आपने भाई, इनके बीच की डिस्टेंस 9 r है, इनके बीच की डिस्टेंस 9 r है। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला है, हेयर कैपिलर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन। मतलब जितनी डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की है ना, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। कितने कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना, ये वो डिस्टेंस है, उसका 9 गुना है इनके बीच डिस्टेंस। और ms जो है वो सन का मास, सन के मास का 6 गुना है, सन के मास का 3 गुना, इतने भारी है वो। फिर क्या बोला, द टू स्टार्स ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टाइम पीरियड एन टी। टाइम पीरियड एन टी वही क्वेश्चन हो गया। मतलब आपका बाइनरी सिस्टम है स्टार्स का, वो खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, और इनका जो टाइम पीरियड वो कितना है 9t है। दोनों मिलके एक चक्कर 9t में लगा रहे हैं, जहां पे t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जितने टाइम के अंदर, जितने टाइम के अंदर अर्थ सन के अराउंड घूमती है ना, उसका n टाइम्स, कितने टाइम में घूमती है, वेयर t इज दैट पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन है 24 घंटे में। प्रति सन के चारों तरफ 24 घंटे में घूम जाती है। अरे पूरा एक साल लगता है ना। ठीक है, 1 ईयर, तो उसका कितना टाइम्स आएगा एन टी, तो उसे एन की वैल्यू बतानी है। हाँ भाई बोलो देख कैसे करोगे। पहले हम अर्थ और सन की बात कर लेते हैं ना। ये सन है और ये मेन डिस्टेंस जो है ना वो आर है। मेन डिस्टेंस, मेन डिस्टेंस सर्कल के अंडर में आ जाएगी ना, मेन रेडियस सर्कल के अंडर में आ जाएगी। तो जो टाइम पीरियड है ना वो आपका डायरेक्ट क्लोज होगा किसके, r⁻³ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t² इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो 4π² अपॉन gm इंटू r⁻³। ये होता है क्या, ठीक है ना, जो भी होता है, लेकिन ये तो कांस्टेंट टर्म में जाएगा, अपने को उससे मतलब है नहीं ना। फिर भी मास में तो है, देखो अब गड़बड़ कर दे, ये लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मासेज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ये मेरे को याद है सर, ये मैंने डेराइव कर रखा है, मैं कर लूँगा, ये याद है मुझे। ये तो पता ही है कैप्लस लॉ वहीं से तो आया था, ये कैलकुलेट भी करवा रखा है ना कि कैप्लस लॉ कहाँ से आया, सर्कुलर मोशन लगवा के ये फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है सर, अब क्या करें। अर्थ के लिए तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अर्थ के लिए इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, बाइनरी सिस्टम। आप चाहो तो घर पे जाके बाइनरी सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लेना। वो फॉर्मूला क्या आएगा, सेम एज इट ऐसा कैसा आएगा। बाइनरी सिस्टम को निकालने के लिए थोड़ा सा अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसको मैं समझा रहा हूँ। कोई बोलेगा सर ये फॉर्मूला आता कहाँ से। मान लो आपके पास में ये 2 प्लेनेट, सेंट्रो मास यहाँ कहीं बैठा, ये डिस्टेंस मान लो r1 है और ये वाला डिस्टेंस r2 है, ये मास m1 है और ये वाला मास m2 है। क्लियर यहाँ तक। अब कोई बोलेगा सर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम आएगा। पहले इसको फोकस कर लेना आप, सर ये चक्कर लगा रहा है इस सेंट्रो मास के अबाउट, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, मुझे पता है, मैं लिखूंगा, उसको आपको लिखना है। लेकिन कोई बोलेगा सर फॉर्मूला आता कैसे, इस पे लगने वाला जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है कितना हो जाएगा, Gm1 m2 r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। r1 r2 मुझे कैलकुलेट करना आता है,
मासेज की इनवर्स रेशियो में। ये सेंट्रोमास से ध्यान रखना द्रव्यमान के अंदर। यही क्या प्रोवाइड करवाएगा, m, इसकी वेलोसिटी स्पीड आपने मानी v1, m v1 स्क्वायर बाई r1 इक्वल टू कितना हो गया, g m1 m2 डिवाइड में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ से वेलोसिटी है v1, v1 आ गया g कैपिटल M m1 m2, उधर जाएगा आपका ये r1 और ये आ जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और मास नीचे डिवाइड में गया, आप चाहो तो रूट लगा सकते हो। बोलो क्लियर? अरे सही है क्या? ठीक है। अब ये स्पीड आ गई, तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो जब चक्कर लगा रहा होगा सेंटर मास के अबाउट चक्कर लगा रहा है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई वी। क्या होता है? 2 पाई आर बाई वी। 2 पाई आर, आर का मतलब r1, वी ये आ गया यहाँ से ये आ गया ना। आपको बोले सर r1 r2 को तो मुझे इस डिस्टेंस के टर्म में लाना है, तो r1 प्लस r2 ही तो d है। r1 प्लस r2 क्या है? d है। मतलब टोटल ये मेजर एक्सिस, जिसको तुम जो भी बोल रहे हो, ये टोटल डिस्टेंस आ गई भाई, यहाँ पुट कर लिया। उससे जैसे तुम सोल्व करते हो तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा t डेज का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, इसको छोड़ो भी, g m की जगह आ जाएगा उन दोनों का मास का सम, और जैसे r क्यूब है वैसे इनके बीच की डिस्टेंस 9r का क्यूब आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये पोलर सिस्टम, आपके बाइनरी सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेना। और अब आंसर भी आ गया आपका। दोनों को क्या कर लो भाई, दोनों क्या कर लो, डिवाइड कर लो। दोनों क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो एक बार दोनों को डिवाइड करो, क्या आता है देखिए, टी डेज का स्क्वायर डिवाइड में टी स्क्वायर। सही है। 4 पाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ, जी भी यहाँ से कैंसिल हुआ। ठीक है। अर्थ का मास वगैरह हमें क्या दे रखा है, जो भी है अर्थ और सन, तो यहाँ पे जो मास आएगा, चक्कर अर्थ लगा रही थी तो क्या आएगा, ms। अर्थ जो चक्कर लगा रही ना, तो मास तो प्लेनेट का ही लेते हैं। तो यहाँ से कितना आया, वहाँ से आया 9 का क्यूब इंटू आर क्यूब, डिवाइड में कितना है, m1 m2 को जोड़ो फटाफट, कितना आया 9ms। 9ms डिवाइड में करो भाई फटाफट, कितना आया आर क्यूब डिवाइड में ms। ms से ms गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया। हाँ भाई क्या आंसर आ गया, बोल दो फटाफट देखिए, बोलो कितना आ गया, 9t आएगा क्या? यहाँ से ये गया 9 का स्क्वायर भाई, तो ये था टी डेज का स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर रूट। तो टी डेज की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगी, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9 आएगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ये कुछ क्वेश्चंस रखे मैंने, ये रखे थे एक क्लास के हिसाब से, लेकिन थोड़ा टाइम लंबा खिंच गया भाई।